बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेहमान में मैं हूँ आपकी होस्ट अमर मलिक। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और ईद जैसे कि आपको पता है कि गुजर चुकी है। आज ईद का जो है छठा दिन है। उम्मीद करती हूँ कि ईद बड़ी अच्छे तरीके से आप लोगों की गुजरी होगी और बहुत इंजॉय किया होगा आपने। और बीच में मुझे भी मिस किया होगा और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए कि भाई आपने ईद का एक शो किया और गायब होगी, किधर गायब होगी। तो मैंने कहा कि दोबारा से आऊँ, भाई लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो मैं दोबारा से आई। और फिर आपको पता ही है कि जैसे मेरा शो है मेहमान, तो मेहमान शो में बहुत सारे ऐसे गेस्ट आते हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं, कुछ टैलेंट होता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ में जब बंदा इन्वॉल्व होता है तो उसमें बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो तो मैं आपको बताती जाऊँगी। जो हमारे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, उनकी तरफ थोड़े टाइम तक जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि आपको पता है कि इंसान अपने इर्द गिर्द देखिए, हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी मदद करें तो ही मदद कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे काम से, किसी से आप हंस के भी बोल लेते हैं तो इट्स मीन कि ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी स्माइल से भी बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं कि भाई आपने किसी को हंस के बुलाया है। आपका इखलाक, मतलब आपकी सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आप छोटे छोटे काम करें ताकि आपके इर्द गिर्द लोग खुश रहें, आप उनकी मदद कर सकें। तो चलते हैं हम अपनी पर्सनैलिटी की तरफ। हमारी जो पर्सनैलिटी हैं आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, उनको आप देखते रहते हैं, वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, क्योंकि वो हर जगह पे नज़र आती हैं हमें काम करते हुए। जी, उनको खिदमत खल्क़ करने का बहुत शौक़ भी है और उसके पीछे कुछ स्टोरीज़ भी हैं, तो वो स्टोरीज़ हम उन्हीं से ही जानेंगे। और आपको बताती चलूँ कि जैसे ही रमज़ान में और कोविड में भी उन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं समीना कौसर साहिबा, उनको मैं खुश आमदीद कहती हूँ, वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी अम्बर, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैम, आपको पता है कि आपकी सोशल एक्टिविटीज़ हम लोग देखते रहते हैं, पूरा रमज़ान भी हम देखते रहे, आगे पीछे भी देखते रहे। तो लोगों ने कहा कि भाई आप समीना मैडम को बुलाएं, उनसे कुछ चीज़ें हमने जानी है। भाई हमें भी तो पता चलना चाहिए कि समीना मैडम साहिबा अपनी पर्सनल लाइफ में कैसी हैं और कहाँ से शौक़ हुआ, कैसे शौक़ हुआ और किससे इंस्पायरेशन ली, क्या किया। तो वो उससे रिलेटेड मैंने कहा आपको बुलाऊँ और आपसे डिस्कशन करूँ। तो थैंक्स फॉर कमिंग। और सबसे पहले हम जानेंगे कि आपकी एजुकेशन कहाँ की है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आपका जो हज़ारा वन टीवी है, पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ स्टोरी, अपनी अचीवमेंट्स, अपने गोल्स सारी चीज़ें शेयर करूँ। बिल्कुल। तो जैसा कि नाम तो आपने बता दी, मेरा नाम समीना कौसर है और मैंने अपने कैरियर का आगाज़ 99 में एज ए IT प्रोफेशनल किया। बेसिकली मैं IT प्रोफेशनल हूँ और मैंने MCS के बाद IF5 सर्टिफिकेशन डायरेक्ट फ्रॉम अमेरिका और मैंने MCP किया, MCDBA किया, MCSE मैसेजिंग ऑन एक्सचेंज सर्विस। बेसिकली आई माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर। तो उसके अब जो आप मेरी सोशल और ये सारी चीज़ों को हम रिलेट करें तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो ज़ाहिर है मेरा कैरियर जो है मैंने मतलब सबसे पहले तो हम थोड़ी सी पर्सनल लाइफ का पूछेंगे। मतलब आपका ताल्लुक एबटाबाद से ही है? बिल्कुल, मैं एबटाबाद से और एबटाबाद के इलाका गलियात से मेरा ताल्लुक। अच्छा, लोअर गलियात। अच्छा, लोअर गलियात से आपका ताल्लुक है। और आपकी शादी किस एज में हुई? थोड़ा सा ऐसा सवाल करें, शादी किस एज में? ज़ाहिर है शादी अब मेरा जिस तरह मेरी टोटली अरेंज मैरिज थी, कज़न मैरिज है और हम लोग अर्ली एज में हो गई थी व्हेन आई वाज इन BSc। अच्छा, माशाल्लाह। BSc में उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, उसके बाद मैंने 5 सर्टिफिकेशन डायरेक्ट अमेरिका से की और ये भी बहुत बड़ी मेरी। अच्छा, शादी के बाद ही आप अमेरिका चली गई थी? नहीं, मैंने ऑनलाइन सारा। अच्छा, ऑनलाइन होता है, ये सारा ऑनलाइन होता है। सही। हम सारे ऑनलाइन पेपर्स इस तरह करते हैं। मेरी शादी के बाद मैंने सारी यूनिवर्सिटी लाइफ थी मेरी और उसके बाद उसी दौरान मेरा बेटा भी पैदा हुआ। तो मेरी क्योंकि लाइफ थोड़ी सी चेंज थी, थोड़ा सा डिफरेंट। एक जो चीज़ थी बचपन से एक होता है आपके अंदर के आपने कुछ करना है और थोड़ा मुख्तलिफ करना है, सबसे मुख्तलिफ। अच्छा, ये कब ख्याल आया, कब सोचा कि भाई मैंने ज़िंदगी में कुछ मुख्तलिफ करना है, कुछ डिफरेंट करना है, कुछ नया लेकर आना है, कब? अब होता ये है कि जब आप बच्चे होते हैं, जैसे जैसे आपकी ग्रूमिंग हो रही होती है बचपन में, तो वो तो तकरीबन बचपन सभी का, कॉलेज लाइफ तक तकरीबन सभी का ऐसे ही होता है।
अच्छा था क्या इरादा कॉलेज लाइफ का, क्या था कि मैंने क्या बनना है, डॉक्टर बनना है? हमारे यहाँ जैसे होता है अम्मी अब्बू की शदीद ख्वाहिश हो, जैसे पहले बेटा बेटी हो तो इन्होंने तो डॉक्टर ही बनना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे मार्क्स इतने नहीं थे उस टाइम, आपको पता है मार्क्स बेस सारा होता था। बिल्कुल। तो फिर मेरे अब्बू मेरा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में करवाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि अभी कोई कंफर्म नहीं है, पता नहीं ये मेडिकल कॉलेज कितने ट्रस्टवर्दी हैं, तो हमें होते पैसे ज़ाया ही ना हो जाए कल को, तो मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया। और मेरे अब्बू ने बहुत ज़्यादा कहीं डॉक्टर बनने से जान तो नहीं छुड़ानी इंटरेस्ट था मुझे, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आए थे उतने, मैंने इम्प्रूवमेंट भी की और उसके बाद मैंने बीएससी में मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि चलें वो नहीं तो फिर मेरा क्योंकि इसमें था ज़ूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री इस तरह के मेरे सब्जेक्ट थे, मेडिकल से ही ज़ाहिर है रिलेटेड एफएससी। फिर अच्छा केमिस्ट्री तो स्टूडेंट्स को बहुत बुरी लगती है, तो आपको कैसे पसंद आई? मुझे अच्छी लगी थी, मेरा आगे भी मेरा केमिस्ट्री एमएससी केमिस्ट्री में मेरा एडमिशन होना था, जो कि शादी होने की वजह से नहीं हुआ। ओहो, पोस्टपोन हो गया। हाँ, बल्कि मैंने सारा कर लिया हुआ था प्रोसीजर, जिस दिन मेरी मेहंदी थी उसी दिन मेरी क्लास थी एमएससी केमिस्ट्री के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। तो उस चीज़ को मेरे फादर ने कंपनसेट करने के लिए मुझे थोड़ा सा वो किया कि बेटा मैं आपका एडमिशन जो है आप एमबीए कर लो, एमसीएस कर लो, जो अपकमिंग अभी हमारे 97 की बात है। अच्छा 97 की बात। हाँ, तो मेरे अब्बू ने कहा कि बेटा अभी आने वाला जो दौर है वो एमबीए या एमसीएस कंप्यूटर का या बिजनेस का, तो आप इनमें से कुछ करो। तो फिर मैंने एमसीएस में एडमिशन लिया। अच्छा। तो क्योंकि कभी फारिग नहीं बैठे थे, शार्ट कोर्सेज हमारा कंप्यूटर के किए हुए थे, तो वो हेल्पफुल साबित हुए मुझे कंप्यूटर में एडमिशन लेने के लिए। सही। अच्छा इसके अलावा अब हम चलते हैं कि आपकी लाइफ के ऊपर तो हमने जान दिया कि आपने कैसे एजुकेशन हासिल की, कहाँ से शौक पढ़ा, क्या क्या किया आपने, वो तो बता दिया आपने। अब आप मुझे बताएं कि सोशल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो हम आपका स्कूल का जानना चाहते हैं कि आपका एक स्पेशल बच्चों का चाइल्ड का स्कूल भी है, तो आपको ये कहाँ से ख्याल आया, कहाँ से आइडिया आया, इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या इंस्पायरेशन है, किससे आपने इंस्पायर्ड हो कि ये डिसीजन लिया कि आपने ये स्कूल ओपन करना है? बिल्कुल, थोड़ा सा मैं इसको वो करूँगी, जो हम अपनी मैं बात कर रही थी कि मैंने सारी डिग्रीज आफ्टर मैरिज वो की, उसके और शादी के उसके फ़ौरन बाद पहले मेरा पहले साल में बेटा हुआ जो कि स्पेशल बच्चा था। और एक स्पेशल बच्चे के साथ एक यंग मदर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसको हैंडल करना, साथ अपनी स्टडीज़ को भी। अभी तो ये कहने को एक स्टोरी है, लेकिन जब हम इस चीज़ को अपने ऊपर वो कर रहे होते हैं, हाँ गुजर बिल्कुल, वो बहुत टफ टाइम था मेरे लिए। और चूंकि मेरे स्पेशल बच्चे के साथ कोई ऐसा इदारा नहीं था जहाँ पे कि एक जैसे एक कैरियर ओरिएंटेड मदर है तो वो अपने बेटे को कहाँ कोई ऐसा इदारा हो जहाँ छोड़े तो वो अपने कैरियर को लेके चल सके। 99 में मैंने बर्नाल ज्वाइन किया, फिर मेरी पाकिस्तान एम्बेसी कतर में जॉब हुई। मैंने बर्नाल छोड़ा सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटे को अच्छी एक वो मिल जाएगा इन्वायरमेंट बाहर जाने से। जब मैं बाहर गई वहाँ जा मैंने देखा कि मेरी जो जॉब है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, फुल टाइम उसमें मुझे देना पड़ रहा है। आपको पता है एम्बेसी की जॉब जो हाई प्रोफाइल जॉब है तो उतनी डिमांडिंग भी है। देन फिर मैंने वो जॉब भी क्विट की, मैंने रिजाइन 9/11 के बाद मेरे बेटे का वीज़ा नहीं लग रहा था तो मैं वो मतलब मेरी स्टोरी पाकिस्तान में था और आप बाहर चली गई। हाँ, मैं इसलिए हमारा ये हुआ था कि उन्होंने मुझसे कमिटमेंट ये थी कि हम इसका वीज़ा देंगे, लेकिन 9/11 के बाद आपको पता है स्टेट पॉलिसी चेंज हुई, उसकी वजह से ये हुआ कि मेरे बेटे का वीज़ा नहीं लगा तो मैं पाकिस्तान आके मैंने रिज़ाइन भेज दिया। पर ऊपर नीचे सेक्रीफाइसेस है कि एक आपने जॉब छोड़ी, ग्रेड 17 की मेरी जॉब थी बर्नाल में, लेकिन मैंने अपने कैरियर पे अपने जो बेटे को फोकियत दी कि मैंने अपने बेटे के लिए करना है। तो फिर यही चीज़ मेरे साथ साथ मेरा IT सेंटर है, सॉफ्टवेयर हाउस है, वो भी चल रहा है। मनसिरा रोड पे पहले था, अभी इधर सरबन चौक में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है। बेशुमार मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे लॉजिक्स फारूक लॉजिक सॉफ्टवेयर हाउस के नाम से इदारा। तो अब उसके साथ रहते हुए मेरे बेटे के साथ अभी ज़ाहिर है वो स्पेशल बच्चा था, स्पेशल उसकी नीड्स हैं, तो ऐसा कोई इदारा नहीं मुझे मिला कि जहाँ मैं उसको छोड़ दूँ और मैं अपने इसी कैरियर में परसू करूँ। तो इस दौरान फिर मैंने ये सोचा कि मैं कराची में थी, मेरे इनलास कराची में है, कराची में इसकी स्पीच थेरेपी फिजियोथेरेपी में कराची के एक कोने से दूसरे कोने तक लिटरली अपने बेटे को हाथों पे उठा के जाती थी कि कोई ऐसा माँ के लिए कि कोई ऐसा इदारा हो जहाँ पे इसको स्पीच थेरेपी फिजियोथेरेपी एकेडमिक्स मिले और मैं रिलैक्स हूँ कि मेरा बेटा इस जगह पे है तो कुछ वो बेहतर रहेगा। अच्छा, लेकिन जब कुछ वो नहीं हुआ तो मैंने एबटाबाद को चूज़ किया, अपने होम टाउन को, कि मैं अगर कोई सर्विसेज दूँ या मैं कोई करूँ तो वो मैं अपने एबटाबाद के अपने लोगों के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए हेल्प भी हो, जो चीज़ें मैंने सफ़र की हैं
वो चीज़ें इन पेरेंट्स को सफ़र ना किसी और करना, parents को ना करना पड़े। मैं उनकी हेल्प करूँ। तब फिर ये इंस्पिरेशन बनी मेरे सेम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन की इस्टेब्लिशमेंट की कि हमने इसको तो इसकी बुनियाद आपने कब रखी? बिल्कुल 2011 में मैं आरएच के एडमिशन के लिए हम लोग ज़रा इधर उधर देख रहे थे, ये नॉर्मल स्कूल में नहीं चल पा रहे थे। अहमदाबाद के जो टॉप मोस्ट मॉन्टेसरीज हैं उसमें भी ये उस तरह नहीं चल पा रहे थे, तो हम लोग इधर के जितने भी स्पेशल स्कूल उस टाइम के गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी था एक आध उसको हमने चेक किया, वो उसमें वो चीज़ नहीं आ रही थी। देन मेरे साथ अजमल वहीद खुशी साहब और मैं, वो क्योंकि सोशल सेक्टर के बंदे, उनका उस टाइम 20 साल का एक्सपीरियंस था सोशल सेक्टर का, ईदी के साथ उन्होंने काम किया, मेरा ब्लड डोनर भी हैं, तो हम लोगों ने कहा व्हाई नॉट वी शुड कम फॉरवर्ड, और हमें चाहिए कि हम कुछ एक रोल मॉडल एक इदारा बनाएं और लोगों को बताएं कि हाउ टू डील विद दीज किड्स। देन फिर हमने सेम की बुनियाद रखी। 2012 में हमने पहला सेशन किया, 2012 में हमारा पहला सेशन था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 9वां-10वां साल है इस काम कोर्स सर के, तो ज़ाहिर है 30 साल अब हो गए हैं इस फील्ड में। सही, ये हमारी इंस्पिरेशन ये थी सेम को कायम करने की कि एक ही छत के नीचे। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना आपसे जानना चाहूँगी बच्चों के बारे में, आपने थेरेपीज़ और बहुत सारी चीज़ें बताई, तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स को बता दें ताकि पेरेंट्स को पता हो कि स्पेशल बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, कौन कौन सी थेरेपीज़ होती हैं और कैसे होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा बताएं आप। सबसे पहले मैं स्पेशल बच्चों के हवाले से स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स को जो मेरी रिक्वेस्ट है वो ये कि एक्सेप्टेंस, कि अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें। अगर आपके बच्चे में कोई भी आप चीज़ ऐसी फील करते हैं कि वो बाकी बच्चों से अलग है, या आप देखते हैं कि ये बाकी बच्चों की तरह रिस्पांस नहीं कर रहा है या कुछ, तो जितना जल्दी हो सके उसको किसी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, उनके पास लेके जाएं और उनकी थेरेपीज, अर्ली इंटरवेंशन, हम जितना भी ज़्यादा पिछले इतने सालों में हम फोकस कर रहे थे, हम अर्ली इंटरवेंशन पे, जितना छोटा बच्चा आएगा उतना जल्दी वो रिकवर करेगा, उस पर हम बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। ये थोड़ा सा मैं आपकी बात काट के मुझे ये बताएंगे, जो बच्चा रिकवर करता है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ चला जाता है, नॉर्मल बच्चों जैसा हो जाता है, अब वो डिपेंड्स ऑन, अभी हम जब बात करते हैं स्पेशल बच्चे है तो उसका एक अम्ब्रेला है और उस अम्ब्रेला में आपके माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर इस तरह के लेवल हैं। अगर तो बच्चा माइल्ड है तो आप उसको थ्रू थेरेपीज इतना वो कर लेते हैं, मतलब उसको वहीं पे मैनेजमेंट हो जाती है, वहीं पे उसको थेरेपीज मिलती हैं, बिहेवियर थेरेपीज मिल गई, कम्युनिकेशन थेरेपी मिल गई, एजुकेशनल थेरेपी आपने कर ली प्रोफेशनल्स के साथ, फिर वो नॉर्मल स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये है कि हमारे जो नॉर्मल स्कूल्स हैं वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है ऐसे बच्चों की। ऐसा है, और लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत जिद्दी होते हैं, पेरेंट्स के साथ करते हैं, स्कूल्स में जाते करते हैं, तो उस वजह से शायद उनके लिए होता है। तो जो जिद्दी बच्चे होते हैं, स्पेशल बच्चे जो जिद्दी बच्चे होते हैं, उनको कैसे करना चाहिए, कंट्रोल कैसे करना चाहिए, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अब हम जब जिद की बात करते हैं या इस तरह का एग्रेशन की बात करते हैं, ये जो बिहेवियर थेरेपीज होती हैं इसके लिए, इसमें हम सबसे ज़्यादा, हमारी तो ज़ाहिर है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होती हैं हमारे साथ, हमारा टोटली काम ही ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट और इस तरह बिहेवियर टेक्नीशियन होते हैं जो ये काम करते हैं। तो मेनली इनके बिहेवियर्स पे हम काम करते हैं। बिहेवियर्स जितना आप मॉडिफाई करेंगे, मैनेज करेंगे बिहेवियर, उसका ट्रिगर क्या है, बच्चा क्यों जिद कर रहा है, क्यों एग्रेसिव हो रहा है, तो उसके ट्रिगर को आपने रिमूव करना है। अच्छा, ऐसे बच्चों को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, क्या चीज़ है ज़रूरी सबसे ज़्यादा, जो बच्चे नहीं कर सकते? मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वो बच्चों को नहीं कंट्रोल कर पा रहे होते, वो बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं, पेरेंट्स स्पेशली स्पेशल बच्चों से भी एक टाइम होता है कि बंदा हो जाता है कि नहीं संभल पा रहा मुझसे, तो क्या चीज़ है, ऐसा क्या लॉजिक है जिससे बच्चे को आप कंट्रोल कर दें? अरे बच्चे को जो कंट्रोल की बात, पहली चीज मैंने की कि उसके वो कोई ट्रिगर होगा ना जिसकी वजह से उस चीज तक पहुंचना। जैसे मदर को पता होता है मेरा बच्चा क्यों इरिटेट हो रहा है, पेरेंट्स को मोस्टली पता होता है, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को पता है, वो ट्रिगर रिमूव करें। और दूसरी चीज़ उसका एनवायरनमेंट चेंज करें। लाइक बच्चा अभी रूम में शोर शराबा कर रहा है, बहुत हाइपर हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं बाहर ले जाएं। अब कभी गाड़ी में, ज़्यादातर बच्चों को गाड़ी में ले जाएं तो वो एकदम से खुश हो जाते हैं, पार्क ले जाएं, तो ये चीज़ बड़ी है कि बिहेवियर मैनेजमेंट उसके हिसाब से, और ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस वजह से वो कर रहे हैं ना। हर बच्चे का एक जैसा नहीं होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ये इंडिविजुअलाइज होता है हर बच्चे की ट्रेनिंग और
ये जो मैनेजमेंट प्लान है हर बच्चे का इंडिविजुअलाइज होगा, हम उसका पूरा फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, उसकी मतलब रीजन क्या है, पहले तो रीजन आप फाइंड आउट करेंगे ना कि क्यों हो रहा है, किस वजह से, और एज भी बड़ा मैटर करती है, किस एज में बच्चा हाइपर हो रहा है, क्या उसकी एक्टिविटी, सारी चीज। अच्छा, ये तो टॉपिक एक लंबा है, इस पे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे। टोटली हम लोग बच्चे के ऊपर ही, स्पेशल चाइल्ड के ऊपर ही करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर है, तो थोड़ी सी पर्सनल चीज़ें और मैं आपसे इन्वॉल्व करना चाहूँगी। तो नाज़रीन, आपको पता है कि इन्होंने रमज़ान में भी बड़ा अच्छा काम किया, कोविड में भी बड़ा अच्छा काम किया, तो अब चलते हैं इनसे पूछते हैं कि ये इनको कहाँ से आइडिया आया कि दस्तरख्वान वाला काम कहाँ से आइडिया आया, कैसे स्टार्ट किया, और फिर उसके साथ साथ पूछते हैं कि इनसे इंस्पायरेशन कितने लोगों ने ली। तो मुझे ये बताएं कि आपका दस्तरख्वान भी है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं, जो पेशेंट्स वगैरह के लिए, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। जैसा कि अभी आपको मैं बता रही थी सैम के हवाले से, अपने इंस्टीट्यूट के हवाले से, तो हमारा स्कूल मतलब वेलफेयर टाइप है ना, उसमें 70% बच्चे शुरू से फ्री आ रहे थे, फिर हमने थोड़ा थोड़ा, अगर अभी हम ये करते हैं कि जो लोग पे कर सकते हैं वो पे करते हैं, जो नहीं करते वो नहीं कर सकते, उनको हम उस तरह उस हिसाब से, कोई फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पार्शियल पेड है, कुछ इस तरह ना, थेरेपीज का भी हम ऐसे ही करते हैं। तो ये एक चैरिटी बेस्ड इदारा था, तो उसमें फिर वहाँ से हम डिफरेंट, पहले तो हम अपने बच्चों के लिए, लाइक हम अपने बच्चों जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, हमारे सराउंडिंग में जो भी आपके क्लास 4 होते हैं, आया होगी कोई, उनको हम बेनिफिट, वो एक अलग बात थी। जब कोविड आया तो ये हम सब के लिए नई चीज़ थी, सब लोगों के, जैसे आपके ज़लज़ले आते हैं, पूरा सरमाया हमारा डाउन हो गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगारी में थे, जो लोग थे डेली वेजेस वाले, उनके लिए कुछ भी नहीं था, तो उनके लिए आपके माइंड में कहाँ से आया कि उनके लिए कुछ करना चाहिए? एग्जैक्टली जैसे हमारे साथ भी ये हुआ कि इर्द गिर्द जो हमारे घरों में मासियाँ वगैरह आती हैं, उनके पास राशन के लिए कुछ नहीं था, या सर को और मुझे जो लोग मिल रहे थे, क्योंकि सर तो सोशल सेक्टर के बंदे हैं, फील्ड में काम कर रहे थे, तो हमने कहा हाउ वी कैन स्टे एट होम, जब हर तरफ ये एक नारा लग रहा है स्टे एट होम, और जो एक सोशल वर्कर कभी भी घर नहीं बैठ सकता, और जैसे हमारी टीम को लीड ही सर कर रहे थे अजमल वेद खुशी साहब, तो हमने कहा कि हम लोगों ने तो अपने लोगों के लिए काम करने, अब कैसे करना है वो हमने थोड़ा सा तरतीब दिया। सबसे पहले तो हमने ये किया कि राशन पहुंचाएं, जैसे अपने क्लोज, अपने हमारे जो आपको पता था कि नीडी है तो इनको दो, अपने सर अपने एरिया में अपने इर्द गिर्द के लोगों को कर रहे थे, मैंने अपने एरिया के लोगों को किया, फिर अपने स्कूल के बच्चों, हमने कहा कि थोड़ा सा इसको और करते हैं कि जो जिनकी बार्बर शॉप्स वगैरह इस तरह की थी वो बंद होगी, सफेद पोश लोग, उनके लिए हमने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया। फिर हमने इसको इतना सिस्टमैटिक अल्हम्दुलिल्लाह किया कि 600-700 फैमिलीज को हम लोगों ने कोविड के दौरान पिछले साल जो है, और कैसे दिया सारा राशन सब कुछ सेम के प्लेटफॉर्म से सर अजमल वेद खुशी और हमारी टीम उनके घरों में पहुंचा के आती है। पर्दा मतलब इतने पर्दा पोशी से कि हमें, क्योंकि वो आ जाता था नंबर हमारे पास आ जाता था, मोबाइल नंबर, कॉल किया, लोकेशन पूछी, उसको पहुंचा दिया। और ये बहुत सिस्टमैटिक हमारी इसमें वॉलंटियर्स की टीम, जाहिर है हमारी वॉलंटियर्स बैकबोन है, उन्होंने बहुत काम उनके किया, बगैर कुछ नहीं हो सकता, उनके बगैर कुछ नहीं। और उस टीम को जो है अजमल वेद खुशी साहब लीड कर रहे थे, ये हमारा बहुत ज़बरदस्त वो था। अब उसी से ये चीज़ निकली कि राशन तो हम दे रहे हैं, उस दौरान हमने जब सर्वे किया हॉस्पिटल्स में बड़े बुरे हालात थे कि आपके जितने भी दूर दराज के इलाके के, स्पेशली गलियात के या आपके कोहिस्तान से, शांगला से, इस तरफ के, और स्पेशली आपके विमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डिलीवरी केसेस आते हैं, उनके साथ 4-5 लोग आ रहे हैं, वो इतनी गुर्बत भी है, फिर गाड़ियाँ नहीं हैं, लॉकडाउन है, होटल्स बंद हैं, शॉप्स बंद हैं, तो तब हम कि हाउ वी कैन हेल्प देम, कि अपने लोगों की हम कैसे खिदमत करें, कैसे इनको करें कि दुकानें बंद है, सब कुछ। तो हमने कहा कुछ अर्सा तो हम ऐसे हॉस्पिटल्स में खाना बना के दोपहर में दे दिया, कभी हमने अपने जो हमारे वासा के लोग हैं, हमारे जो ट्रैफिक, बट फिर हमने इसको मजीद सिस्टमेटिक इस तरह किया। रमज़ान आ गया, अच्छा। अब वो चीज़, अच्छा, ये 2021 में आपने स्टार्ट की या 2020 में? 20 में। अच्छा, 20 कोविड की फर्स्ट जो वेव आई थी तब से एक महीने बाद और अभी तक आपका ये स्टार्ट है? अल्हम्दुलिल्लाह मार्च से शुरू हुआ, तो अप्रैल में हमने इफ्तार रेंज का कंसेप्ट दिया कि एक बना बनाया खाना अफ्तारी और उसके साथ डिनर, कंप्लीट मील हो गया। हाँ, वो हॉस्पिटल्स में हमने पहुंचाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा साल हमारा वो चलता रहा। अफ्तार रेंज का कंसेप्ट एक यूनिक कंसेप्ट था जो कि हमने सारे हॉस्पिटल में, फिर फवारा चौक में, सिटी एरियाज को हम लोग इसलिए कवर कर। कौन से एरिया को आप टच कर रहे हैं आप लोग? हम लोग ये लिंक रोड के हाल से जाते हुए CNG, पेट्रोल पंप, जो भी उस टाइम पे इफ्तारी के टाइम मौजूद हैं लोग, उनको कर रहे थे, और फिर फवारा चौक पे टर्मिनेट हो जाता है। अच्छा, मतलब ये सारा आप एरिया आप कवर कर रहे हैं। और फिर पूरा साल हमारा चलते हुए ये रमज़ान आ गया। इस रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि
लॉकडाउन में तो हमें पैकिंग का मटेरियल नहीं मिल रहा था, बहुत सारे इश्यूज होते हैं और एक्सपीरियंस भी नहीं था फर्स्ट टाइम। और इस दफ़ा क्योंकि अजमल वेद खुशी साहब हमारी टीम के साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गाइडलाइंस हमारे साथ फुल टाइम रही। वो लाहौर में होते हुए भी हमारे साथ मौजूद रहे कि एक एक चीज़ पे वो गाइड करते रहे लोगों को वो करना। तो हमारा उसी तरह हमने सेम ने काम किया, क्योंकि एक इदारा है, इदारे ने चलना है, चीज़ें हमारी चल रही हैं। सर की कमी वो चीज़ें वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है बिल्कुल। एंड आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सोशल एक्टिविटीज़, जो भी लोग हैं सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं होता कि हम कैसे हेल्प करें, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? छोटा सा एक मैसेज दे दें। बिल्कुल। अब जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ की जब हम बात करते हैं, हर बंदे को ये होता है कि मैं करूँ काम, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या सही जगह उसको पता नहीं होता मैं कैसे ये काम करूँ। तो सबसे पहली चीज़ हम अपने इर्द गिर्द देखें। हमें अपने इर्द गिर्द, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में ऐसे लोग मिल जाते हैं और जिनको हम बड़े आराम से उन तक अपनी सर्विसेज अगर देना चाह रहे हैं किसी भी सूरत में। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे ही होंगे तब भी आप करेंगे, ये ऐसी जज्बा आपके अंदर हो, आप मुखलिस हों अपने लोगों के साथ। सबसे पहली चीज़ है आप अपनी ज़ात के साथ मुखलिस होते हैं, अपने इर्द गिर्द के अपने लोगों के साथ मुखलिस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको रास्ते अल्लाह ताला खुद देता है। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम कोई भी काम सिंसियर होके मुखलिस होके करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर आपका उसमें हाथ थामता है, आपको उसमें अल्लाह ताला रास्ता दिखाता है, रास्ते निकालता है, जो कि हम लोगों ने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। और ब्लेसिंग्स जो उसके नतीजे में हमें मिलती हैं उन सारी चीज़ों को, तो यही मेरा मैसेज है कि जितना हो सके दूसरों के काम आए किसी भी सूरत में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अपना कीमती टाइम दिया, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, ये थी हमारे साथ सबीना कोसर साहिबा, जिन्होंने हमें बड़ी अच्छी बातें बताई हैं और उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको और बहुत कुछ जानने को भी मिला होगा आपको। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से उन्होंने बताया कि सिंसियर हो जाए। जब आप सिंसियर हो जाते हैं ना, चाहे